my name is Arvind Sharma and I am currently studying second year MBBS in GMC Guntur, Andhra Pradesh, and I have given NEET 2018. So we are here to discuss about my journey on clearing NEET. तो starting से start करते हैं. So in 11th and 12th I was a regular school student and I had taken weekend course in Akash Institute. फरीदाबाद ब्रांच में भी था, उसके बाद मैंने साउथ एक्स ब्रांच में भी था. तो आई हैव बीन प्रोवाइडेड दिस अपॉर्चुनिटी बाय टारगेट मेडिकल एंड आई हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन विच आई वुड लाइक टू डिस्कस माय व्यूज़. तो स्टार्ट करते हैं. कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्रैक नीट? ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एवरेज ओनली इफ यू सी, इफ आई गिव माई ओपिनियन. क्योंकि इसे नीट क्रैक करने ज़्यादा एक्सेप्शनल माइंड की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क और प्रैक्टिस की ज़रूरत है. कि आप जितने कम क्वेश्चन गलत करोगे तो उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन रेट बढ़ता है. तो ज़्यादा एक्सेप्शनल माइंड की ज़रूरत नहीं है. जस्ट हैव टू बी हार्ड वर्किंग और थोड़ा सा वो कॉमन सेंस अप्लाई करके तो इट्स इजी टू क्लियर नीट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, DLP लेना सही रहेगा? मैं तो रेगुलर स्टूडेंट था पर मॉड्यूल्स अच्छे रहते थे. तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मॉड्यूल्स कर रहे हो तो फिर आपके लिए अच्छा है. बाकी DLP में टेस्ट सीरीज़ ऐड ऑन रहती हैं तो टेस्ट सीरीज़ देना अच्छा है. बाकी मैं तो उतना सीरियस था नहीं, इतनी सीरियसली मैंने दी नहीं टेस्ट सीरीज़ कि ऑल इंडिया रैंक या कुछ टेस्ट सीरीज़ के अंदर ही गई ATS में. पर लेकिन लास्ट के मंथ में टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट होती हैं तो उसमें बायोलॉजी हो गया, फिज़िक्स हो गया, तो वो देना इम्पॉर्टेंट मेरे को फील हुआ कि रहता है. कि जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं तो उनसे आपका एक बार फुल स्केल रिवीजन हो जाता है ना. फुल स्केल रिवीजन हो जाता है तो अगर आप वो दे रहे हैं तो वो अच्छा है. और बाकी आप मॉड्यूल्स अपने फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव से जुगाड़ लेते हैं तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ रियली गुड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में गलत होने से कॉन्फिडेंस कम कोप कैसे करें? तो अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो बात है कि आप उनको सॉल्व करें. मतलब कि टीचर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, तो उनसे पूछ के कि इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है. बाकी क्वेश्चन सही गलत तो चलता रहता है पर उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट मिस आउट ना हो जाए, है ना. तो ये है. बाकी कॉन्फिडेंस की बात करें तो जब भी कॉन्फिडेंस चाहिए हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से वो बेसिक होते हैं और कंसेप्चुअल होते हैं, तो वो आप कीजिए तो उससे कॉन्फिडेंस एकदम आ जाता है, फुल बूस्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बहुत कुछ लेफ्ट ओवर हो तो और लगे कि सब कर लें, फिर कौन सा करना चाहिए? बहुत कुछ अगर लेफ्ट ओवर हो तो मैं तो अभी तो ये कहूँगा कि 3 महीने 4 महीने पहले तक आपका सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना. सिलेबस एक बार एक रीडिंग तो एटलीस्ट हो जानी चाहिए, वरना फिर बाद में वही बहुत प्रॉब्लम आ जाती है. तो अगर बहुत कुछ सिलेबस बच रहा है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए. उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे बायोलॉजी हो गया 12th का, तो उसमें रिप्रोडक्शन यूनिट इम्पॉर्टेंट है, इकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर हो गया, जेनेटिक्स हो गया. तो इन क्वेश्चन से जिनसे रिपीटेडली मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से दीजिए टाइम अपना, है ना. तो उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा कवर अप हो जाएगा. बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो छूट गए हैं, तो अब छूट रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते. डीमोटिवेट होने से क्या ही फ़ायदा होगा, और ही मार्क्स वो होंगे. तो मोटिवेटेड रहिए. दैट इज़, मोटिवेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फील. योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन क्रैक नीट,
throughout that year, then it is really worthwhile. Then moving on to next question, बुक्स कौन सी करें? तो अब मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स हैं, बाकी मैंने जो करे थे वो थे एनसीईआरटी। तो आपको बेसिक बेसिक करनी ही करनी है, एनसीईआरटी से नो कॉम्प्रोमाइज़। एनसीईआरटी एकदम व्हाट डू यू से, वो बेसिक बुक है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हो गई पार्ट 1 पार्ट 2, 11 12 हो गया, 12 बायोलॉजी की एनसीईआरटी हो गई। फिज़िक्स में आप फिज़िक्स में मैंने मतलब हमें तो था कि मॉड्यूल हो गए, आकाश के मॉड्यूल वो तो कंपल्सरी है, उसमें सेक्शन ए हो गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बाकी ये एससी वर्मा में जो मैकेनिक्स हैं, मैंने मैकेनिक्स किया था अच्छे से। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 50% क्वेश्चंस, बाकी जो बाद के मैंने नहीं किए। एसएचएम के कुछ क्वेश्चंस किए थे और ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस। और 12th में क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो उनके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैं करता था। बाकी एंड मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करता था उतना, क्योंकि वो टाइम बहुत चाहिए टाइम बहुत चाहिए पूरा करने के लिए। तो ये था ये। और बाकी 12th में प्रदीप मैंने करी थी, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया और ऑर्गेनिक के हो गए, और बोर्ड्स के लिए एस.एल. अरोड़ा 12th में, वो मैंने फॉलो करी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट ओवर डिप्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि गेट ओवर डिप्रेशन। अगर आपको लग रहा है, जैसे अब रिसेंट हम देखें मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब हैं सबको, एवरीवन हैज़ अ लिटिल व्हाट डू यू से, पर लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही अंदर दब के रह जाता है। तो दैट इज़ रियली व्हाट डू यू से, बहुत गलत चीज़ है। अब अगर आपको लग रहा है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड मेंटली, देन टॉक टू योर फ्रेंड्स, हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है ना। और आपके सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, है ना, जिन्होंने क्रैक कर चुका है, अगर आप उनको जानते हैं तो आप एक बार उनसे बात कीजिए। अपने कोचिंग अगर जा रहे हैं तो उनके टीचर्स हैं, वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, एक बार उनसे बात कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक बार, और आप अगर मेहनत करने वालों में से हैं, अगर आपको चेंज लाना है अपने आप में, तो आप एक बार अपने टीचर्स से ज़रूर बात कीजिए, बात करके देखिए। उनको भी एक्सपीरियंस है, इसलिए वो टीचर्स हैं, है ना। और बाकी आपका पीयर ग्रुप, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आपका नीट में भी कैसा हो रहा है स्कोर, तो उसके में आपके पीयर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे फ्रेंड्स से अच्छे से बात करके रखिए, अच्छा पीयर ग्रुप में रहिए, तो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नहीं पढ़ा, 12th कैसे करें? अगर बस 2-3 महीने हैं तो मैं कहूँगा कि अगर 11th नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं पढ़ता उतना जनरली। फिर पर जब 11th के कंसेप्ट 12th में यूज़ आते हैं, देन दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि 11th का कंसेप्ट, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो 11th का कंसेप्ट 12th में यूज़ आएगा, तो उसको 12th में समझ लीजिए, है ना। अब 2-3 महीने बचे हैं, तो 2-3 महीने बचे हैं, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए, जो जिनमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको एक बार फिर से कीजिए। फिज़िक्स में आपको फार्मूला सारे पता होना चाहिए, है ना, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स का हो, स्टीफेंस लॉ, सारे सारे फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा, तो अगर इजी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा फार्मूला बेस्ड, तो वो हो जाना चाहिए आराम से, है ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अगर क्वेश्चन आता हुआ है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिंग में पेपर स्टफ क्यों? कोचिंग में पेपर स्टफ होते हैं, मतलब आई फील कि थोड़ा सा सेग्रीगेशन मेंटेन करने के लिए, और होते हैं टफ होते हैं वो कि बच्चे को ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस, कि बायो में उसके 300 320 340 आ रहे हैं, तो
पेपर में आया वो कोई बात नहीं, पर लेकिन टेस्ट में नहीं आने चाहिए, वरना फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाट आई फील। बाकी मिस तो कभी कितने आए नहीं। अ, बस रहता है, पेपर टफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ की फिजिक्स कैसे है? ट्वेल्थ की फिजिक्स में ये है कि कंसेप्चुअल है और लेंदी लेंदी टॉपिक्स हैं, जैसे ऑप्टिक्स हो गई, मैग्नेटिज्म हो गया। तो लेंदी लेंदी टॉपिक्स हैं, तो उसको अगर चैप्टर वाइज कर लें तो इजी रहता है, कंसेप्चुअल है। तो साथ के साथ अगर मैंने जैसे किया, साथ के साथ चैप्टर वाइज करने में इजी रहता है। बात के लिए अगर छोड़ देंगे तो फिर बहुत समझने में भी और क्वेश्चंस करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम एक्सपीरियंस और कोचिंग में डिफरेंस। तो वो पूरा ही अलग ही रहता है, अलग ही है। मेडिकल कॉलेज का क्लासरूम और कोचिंग का क्लासरूम, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते, और कंपेयर अभी करना भी नहीं है ना, क्योंकि कोचिंग में आपको सीट क्रैक करनी है, कॉलेज आने पे तो सीट हो ही गई क्रैक। कि जैसे मैंने बोला कि एनीवन कैन क्रैक नीट, बस बेसिक क्वेश्चंस आप सही करते जाओ, है ना। मुश्किल क्वेश्चन तो छोड़ दो। वो तो होने होंगे तो हो ही जाएंगे, पेपर के टाइम नहीं होने होंगे तो नहीं होंगे, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप इजी क्वेश्चंस को सही करो, है ना। मैंने क्या गलती कि सिली मिस्टेक्स पेपर में, बायोलॉजी में हो गई और केमिस्ट्री में, कि सिली मिस्टेक्स, और ये लास्ट में पेपर के टाइम मार्किंग करते हुए, बबलिंग करते हुए, एक होता है कि आप फर्स्ट थॉट आता है कि आप क्वेश्चन करो, और फर्स्ट थॉट में आपने वो कंसेप्ट यूज़ किया और आंसर कर दिया, लग गया आंसर। फिर एक होता है सेकंड थॉट, तो वो सेकंड थॉट वो कभी कभार सही भी होता है, कभी कभार गलत भी होता है, मेरे केस में गलत था। तो वो है। और ये है कि बायो में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। बायो में घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं, लाइन लाइन में ऊपर नीचे कर देते हैं आंसर की लाइन में, तो उसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, टाइम ऊपर नीचे हो रहा हो, टाइम का यूज़ एफिशिएंटली करना है। जैसे मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट में क्या किया था, बायो पहले अटेम्प्ट करी थी, बायो जल्दी से 40 मिनट में, आधे घंटे में बायो पूरी अटेम्प्ट कर दी, है ना। वो हो भी जाती है, और अगर कोई नहीं कोई हो रहा क्वेश्चन तो उसको छोड़ दो, बाद में कर लेना, बाद में दिमाग में आ जाएगा। तो पहले मैंने बायो करी, फिर फिजिक्स पे आके फिजिक्स के जो क्वेश्चन हुए वो कर लिए, जो जानबूझ के दिए गए हैं आपका वो टाइम वेस्ट करने के लिए, तो उनको मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने केमिस्ट्री अटैम्प्ट करी लास्ट में, फिर केमिस्ट्री अटैम्प्ट हो गई, जो नहीं हुए उनको छोड़ दिया, फिर वापस बैक टू फिजिक्स में जो क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। और लास्ट में, और फिर बबलिंग के टाइम क्या किया मैंने, बायो की साइड क्या कहते हैं, बायो की बबलिंग पहले नहीं करी मैंने, पहले क्वेश्चन जल्दी जल्दी मार्क कर दिया। फिजिक्स में जो क्वेश्चन हो गए, जिनके आंसर आ गए, उनको बबलिंग कर दी। केमिस्ट्री में भी जो आ गए, सॉल्व करने के बाद सेक्शन वाइज बबलिंग करी थी मैंने। और जो क्वेश्चंस के डेफिनेट आंसर आ रहे हैं उनको कर दिया, वरना बाकी जो नहीं आ रहे उनको गोला मार के छोड़ दिया, ठीक है, कि बाद में कर लेंगे। फिर उसके बाद जब फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, फिर बायो की बबलिंग दूसरी बार क्यों करी, ताकि उससे सेकंड बार रीचेक भी हो जाए, कि जो एक बार करे हैं जिसमें डाउट हो रहा है तो उनसे रीचेक भी हो जाए, और उसके बाद लास्ट में फिर जो बच गए क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनकी बबलिंग। और ट्राई ये करना है कि पेपर टाइम से हो जाए। आपके पास 5 मिनट बचे रहने चाहिए लास्ट में, तो इतने एफिशिएंटली और जल्दी पेपर करना है। बाकी अगर टाइम वेस्ट हो गया गलती से एग्जामिनेशन सेंटर में, कि इन्विजिलेटर ने पेपर लेट दिया या बीच में आके किसी ने डिस्टरबेंस किया, तो उसका आपको ध्यान रखना है, और उसके 10 मिनट आपको काट के रखने ही हैं। लास्ट में जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो 10 मिनट काट के आप रखिए, क्योंकि ये होता है, बहुत कॉमन है कि इन्विजिलेटर की वजह से या फिर कोई भी दूसरी कंडीशन की वजह से आपके पेपर लेट हो रहे हैं। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ टू रिवाइज बायोलॉजी स्मूथली। तो बायोलॉजी देखिए 11th का पोर्शन है और 12th का पोर्शन है ना। तो 11th में स्टार्टिंग में तो एनिमेलिया और प्लांट किंगडम में बहुत टाइम वो होता है। तो 11th में ज़्यादा सीरियस भी नहीं होते, मैं भी उतना कोई सीरियस नहीं था और कोई भी 11th में उतना सीरियस नहीं रहता। सीरियसनेस 12th में आती है, 12th में डेवलप होती है थोड़ी सी अच्छे से सीरियसनेस। बाकी बायोलॉजी रिवाइज करने की बात है तो जो अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक हैं, जैसे ये फर्स्ट यूनिट में मतलब 11th की स्टार्टिंग में प्लांट एनाटमी आ गई, वो वाले टॉपिक्स हैं। तो उसको साथ के साथ ही अगर समझ लिया कि मोनोकॉट डाइकॉट में क्या डिफरेंस है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिर वो लॉन्गर बाद के तक भी यूज़ में आती है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही समझ लिया तो बाद में भी यूज़ आएगी, बाद में फिर से समझना नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं करने पड़ेंगे। तो ऐसे टॉपिक्स के शुरू में अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो बाद में रिवीजन के टाइम अच्छा रहता है। और फिर बात करते हैं वॉलेटाइल टॉपिक्स की, ये प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम। तो बात है इसके इनके जो MCQs हैं उनसे आपका रिवीजन होगा। MCQs करने से रिवीजन होता है। जितने, मैं ये नहीं बोलूँगा जितने ज़्यादा, इतने MCQs 100 MCQ इतना बिल्कुल भी नहीं, थोड़े से MCQs, तो उससे आपका वो रिवाइज हो जाता है, चैप्टर रिवाइज होता चले रहता है ना। तो टू रिवाइज बायोलॉजी यू हैव टू डू MCQs करने से रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाता है। और NCERT लाइन बाय लाइन तो पढ़नी है ना। और जो टेस्ट होते हैं मेन बेसिक आ जाता है पेपर से 3-4 महीने पहले। तो उस टाइम पे थोड़ा सा बात करते हैं कि उस टाइम कैसे रिवाइज करना है। एंड दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम कि इस समय आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए 4 महीने पहले पेपर से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। कर लेंगे कवर, पर लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ जाएगा। तो 3-4 महीने पहले के 3-4 मंथ्स बिफोर नीट, उसकी बात करते हैं। तो जो 11th के टॉपिक्स हैं, है ना, 11th के टॉपिक्स हो गए, 12th के टॉपिक्स हो गए। 12th में रिप्रोडक्शन पूरा यूनिट, मॉलिक्यूलर, है ना, इकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रिपीटेडली इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के अच्छे। और 11th के टॉपिक्स हो गए, मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, है ना, क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इनको रिवाइज करने का है कि आप 3-4 चैप्टर्स वीकली उठा लीजिए, है ना। मैंने तो यही करता था, वीकली उठा लो और उनको कर लो। और NCERT लाइन बाय लाइन, वो तो इट्स लाइक बेसिक, नीट के लिए बेसिक है NCERT लाइन बाय लाइन। तो वही है। और ये है इम्पॉर्टेंट है कि ये सिली मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमा फिरा के देंगे। NCERT से क्वेश्चन आना इतना तो पक्का है। अब है कि उसमें एग्ज़ामिनर क्या करे कि कंपटीशन ऊपर वो कर दे, है ना। तो वो क्वेश्चन ऊपर नीचे करके आते हैं। तो फॉर दैट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी आए आप उसको सॉल्व कर सको। तो उसके लिए NCERT को अच्छे से हर एक लाइन NCERT की आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू स्टडी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो, अब जैसे ऑर्गेनिक वो उठा लेते हैं, है ना। तो 11th में जो ऑर्गेनिक है उसमें इफ़ेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है ना। तो अगर इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए 11th में ही, तो 12th में मैकेनिज़्म के टाइम इजी हो जाता है समझने में, है ना। ये नहीं है कि अगर 11th में नहीं किया तो 12th में समझ नहीं आएगा समझ में, पर लेकिन उससे कंसेप्ट और अच्छा हो जाता है कि 11th का इसीलिए डेडिकेटेड है ना, इसीलिए NCERT वालों ने डेडिकेट कर रखा है। तो उसका इफ़ेक्ट का यूज़ कैसे, इंडक्टिव, हाइपर कन्जुगेशन, रेजोनेंस कैसे आ रहा है, तो अगर वो 11th में बेसिक समझ लिया तो 12th में वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में सारे इजी हो जाते हैं। तो ऐसा ही है। और इसमें
ऑर्गेनिक में एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी के रिएक्शन नेम्स और एनसीईआरटी की ये रिएक्शन मैकेनिज़्म ये इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं अगर क्वेश्चन करना है तो, है ना। तो फिर इनऑर्गेनिक के आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक में है कि पढ़ना है, उस टाइम थोड़ा बहुत पढ़ लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी पी ब्लॉक 12th में पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया। पी ब्लॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्ज़ाम से 3 महीने पहले इनकी अच्छे से रिवीजन, क्योंकि एक्सेप्शन हैं, ये हैं, केसेस हैं, तो 3 महीने पहले इनकी अच्छे से रिवीजन हो जानी चाहिए स्टार्ट। बाकी आई होप कि वीडियो से आपको हेल्प मिली, और यही मैं बोलूँगा कि हमेशा मोटिवेटेड रहें। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि नीट क्लियर हो जाएगा, तो पक्का होना ही होना है क्लियर, है ना। चलिए, थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को।